नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट वार्ता में आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में पहले लेक्चर में आपने देखा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने नॉमिनेशन तक ले आए थे और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है वो सारी चीज़ों को वहाँ तक देखा। तो अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव, व्हाट इज द अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का सीधा सा और सिंपल सा मतलब सीधा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव है जिसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती। मतलब जनता राष्ट्रपति को सीधे तौर पर वोट नहीं देती, मतलब जनता राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनती। जैसे कि प्रत्यक्ष चुनावों में होता है, डायरेक्ट चुनावों में होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें, और राज्य विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें हम एमएलओ को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं। पंचायती स्तर पर चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, जिला प्रमुख वगैरह का जिनका चुनाव होता है। तो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है, मतलब जनता उम्मीदवार को खुद स्वयं चुनती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। वहीं जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि उसमें जनता की क्या है कि सीधे भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी ही क्या राष्ट्रपति के चुनाव की, चुने गए लोग ही क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जनता की तरफ से जो कुछ लोग हैं वो क्या है, क्या लेते हैं, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसलिए क्या ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसका सीधा सा मतलब ये है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव को ही क्यों चुना गया? तो संविधान सभा के तर्क रहे थे। संविधान सभा का कहना था कि एक तो ये अपना क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस समय पे क्या नहीं था, ना तो इंटरनेट का टाइम था, ना ही कोई दूरदर्शन का जमाना था। तो एक राष्ट्रपति के लिए पूरे देश में संवाद कैसे कायम कराया जाए, एक राष्ट्रपति के लिए या एक फेस के लिए पूरे देश में संवाद कैसे कायम कराया जाए जिससे कि फेयर इलेक्शन हो सके, निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। क्योंकि जो डायरेक्ट इससे पहले 1951 के आम चुनाव हो चुके थे, तो जनता को अनुभव तो था कि कैसे चुनाव होता है, कैसे चुनाव वोटिंग कराई जाती है, कैसे क्या होती है। पर वो जो आम चुनाव हुआ था वो क्या हुआ था, उन्होंने अपने लोकल के लोगों को चुना, वो उन लोगों को जानते थे, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या था, सिंगल फेस था, ठीक है। सिंगल फेस का मेरे कहने का मतलब ये था कि एक ही उम्मीदवार नहीं था उस टाइम पे। उम्मीदवार तो बहुत 9 से 10 उम्मीदवार खड़े हुए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, पर वो ऐसे उम्मीदवार थे जिनको जनता जानती ही नहीं थी, जिनको जनता जानती नहीं थी। और जो आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव के लोकल के लोगों को उन्होंने वोट दिया, अपने एमएलए और एमपी को चुना, तो उनको लगभग जनता जानती थी। तो उस समय ना तो इंटरनेट था, ना टीवी थी, ना दूरदर्शन, कुछ भी नहीं था। तो और जो जनता के अंदर उस टाइम पे लिटरेसी आपको बताइए कैसी थी, पुअर्टी अच्छी खासी थी, तो चुनाव फेयर नहीं कराया जा सकता था, चुनाव फेयर नहीं कराया जा सकता। मतलब कैसे पूरे देश में उस समय पे क्या कराया जाए, संवाद कायम कराया जाए कि ये जो चेहरा है ये क्या है। क्योंकि उस टाइम पे जनता किसको जानती थी, 3 से 4 लोगों को। महात्मा गांधी जो 48 में ही चल बसे थे, 48 में ही उनकी मृत्यु हो गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 50 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बच्चा कौन, नेहरू जी, वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये 3-4 लोग थे जिनको जनता लगभग जानती थी, ठीक है, जानती थी। तो संविधान सभा का एक तर्क तो यही रहा था कि क्या, कि बहुल क्षेत्र है। अब देखो, देश का बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से प्रत्यक्ष चुनाव कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात यह थी कि चलो मान लो कि हमने राष्ट्रपति का चुनाव प्रैक्टिकली करा ही दिया, हमने राष्ट्रपति का चुनाव करा भी दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करा, देखो भारत जैसे देश में चुनाव कराना कोई मजाक खेल नहीं है, मजाक की बात नहीं है। भारत जैसे देश में चुनाव कराने के लिए बहुत खर्चा आता है, क्योंकि उसके लिए इलेक्शंस के लिए क्या है, इलेक्शंस बूथ बनानी होती है, इलेक्शंस बूथ बनाना, बूथ लेवल ऑफिसर्स नियुक्त किया जाता है, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर्स नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। सैनिक, अर्धसैनिक बल और पुलिस, बहुत सारे तामझाम उसके अंदर लगाए जाते हैं। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उसको क्या किया जाए, चुन लिया भी जाता है, ठीक है। या जो राष्ट्रपति का मॉडल अपनाया गया है वो क्या है
कहाँ से, कौन सा मॉडल अपनाया गया है? यूके, मतलब इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। और यूके के अंदर जो राज्य का प्रमुख होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजतंत्र या राजा होता है, जो कि क्या होता है, ओनली प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रतीकात्मक प्रमुख। ठीक है, क्योंकि वास्तविक शासक वहां पे भी कौन है? प्रधानमंत्री होता है। अगर ऐसे ही हम भी अपने राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनते, जब उसको डायरेक्ट चुना जा रहा है, जनता उसको अकेले को डायरेक्ट चुनती है, तो वो क्या होगा? वास्तविक शासक होगा। कौन? राष्ट्रपति। बल्कि हमारे जो प्रधानमंत्री का अपने जो संविधान में है, उसको ही किसको प्रधान बनाया गया है? प्रधानमंत्री को। इसको सारी कार्यकारी वास्तविक शक्तियां किस में निहित हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित हैं। वहीं हम क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या करा लिया जाना चाहिए? डायरेक्ट चुनाव करा लिया। जब उसको डायरेक्ट जनता चुन रही है तो किसकी क्या होगी? वही वास्तविक शासक हो गया। बल्कि वहीं राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो परोक्ष रूप से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति वही तो होता है जिसका लोकसभा में सांसदों का बहुमत है, और लोकसभा में सांसदों का बहुमत है, और सांसदों का बहुमत जिसके साथ है वही क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वो भी परोक्ष रूप से चुना जा रहा है। और वही राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके? प्रत्यक्ष रूप से। तो इनमें क्या है कि पावर्स को लेकर, शक्ति को लेकर आपस में क्या हो जाता? शक्ति या पावर्स को लेकर टकराव हो जाता था। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे उस टाइम पे जब अपन आजादी हुए थे तो हमारे सामने और भी बहुत सारी परेशानियां थी। हमें देश का एकीकरण करना था, देश की गरीबी को खत्म करना था, हमें जो देश के बाहरी देशों से जो हमें चुनौती मिल रही थी उनसे भी हमें निपटना था। तो हम उस टाइम पे इस टकराव को झेलने के लिए नहीं थे। तो हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो क्या हो? कमजोर राष्ट्रपति चाहिए था। कैसा राष्ट्रपति चाहिए था? हमें कमजोर राष्ट्रपति चाहिए था, जो देश का प्रतीकात्मक क्या हो? प्रमुख हो, जो देश की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता को बनाए रखे। हमें सिर्फ रबड़ और स्टाम्प वाला राष्ट्रपति चाहिए था। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों चुना गया। ठीक है, अब जब हमने एक देख लिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव के क्यों चुना अपन ने, डायरेक्ट इलेक्शंस क्यों नहीं चुना, ठीक है, तो अब हम इसी में से देखते हैं कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, या जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको जो वोट डालने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो व्हाट इज द निर्वाचक मंडल? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल संविधान के आर्टिकल 54 में कहा गया है या बताया गया है पूरा कि निर्वाचक मंडल कौन कौन वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो आर्टिकल 54 के अनुसार, आर्टिकल 54 फर्स्ट की पॉइंट है निर्वाचक मंडल का क्या, कि सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य मतलब एमएलए। कौन? एमएलए। ठीक है, राज्यपाल हर राज्य की एक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, और ऐसा होता ही है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन क्या नहीं है इसके अंदर? एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है? मनोनीत किया जा रहा है। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। दूसरी, सभी राज्य विधान परिषद हैं, सभी राज्य विधान परिषद। कौन? सभी राज्य विधान परिषद हैं, इनके मेंबर्स भी क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। किसमें? निर्वाचक मंडल में। ठीक है, कौन हो गए? एमएलए, मनोनीत एंग्लो इंडियंस नहीं होगा, और सभी राज्य विधान परिषदों के सदस्य। ठीक है, ये भी किसमें? निर्वाचक मंडल का पार्ट नहीं होते। दूसरा संसद के दोनों सदनों के
दोनों सदनों के, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा पॉइंट आता है वे केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंदर क्या है? विधानसभाएं हैं। क्या? विधानसभाएं हैं। तो इसको लिख देते हैं यूटीज विथ लेजिस्लेटिव। ठीक है। कौन कौन सी है वर्तमान में? एक तो दिल्ली, दूसरी पांडिचेरी, तीसरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो राज्यसभा के अंदर, अब राज्यसभा के और लोकसभा के अंदर भी कौन से लोग जो इलेक्टेड है, मतलब निर्वाचित हैं, जिनको चुना गया है। अब देखो, राष्ट्रपति 12 लोगों की नियुक्ति करता है किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। वो अलग अलग विषय हैं, जैसे इतिहास के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, और म्यूजिक के, संगीत के क्षेत्र में, ऐसे साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऐसे 5 से 7 क्षेत्र हैं जिनको जो लोग इसमें क्या होते हैं? पॉपुलर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी होती है, उन लोगों को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। वैसे देखो, राज्यसभा के अंदर संविधान के अनुसार जो सीटों सेंशन की गई हैं, वो अधिकतम सीटें कितनी है प्रेजेंट में? 250। कितनी? 250 सीटें। कितनी है? 250 सीटें हैं। कितनी? 250 सीटें। अब 250 सीटों में से, 250 सीटों में से अभी जो अलॉटेड सीट है, 250 सीटों में से जो अलॉटेड है, निर्धारित सीटें कितनी है? निर्धारित 250 है। अलॉटेड, अभी जो अलॉटेड सीट है वो कितनी है? 245 सीट है। अब 245 सीटों में से 12 की क्या राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मनोनीत। और बची कितनी सीटें? 233 सीटें। और 233, क्योंकि 5 क्या नहीं है, अभी भी सेंशन नहीं है, ठीक है, अलॉटेड नहीं है। तो वैसे 38 बचती है, पर 5 क्या नहीं है? सेंशन नहीं है। तो कितनी? 233। इन पे क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जब संसद को अपन पढ़ेंगे आगे, जब मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक लेकर, तो जब संसद को अपन पढ़ेंगे तो संसद में दोनों सदनों को भी पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि कैसे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। तो अभी जो राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? 233 सदस्य। ऐसे जो लोकसभा के अंदर जो सेंशन सीट है वो कितनी है? 552 सीटें। संविधान के अनुसार कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 552 सीटें। कितनी? 52 सीटें। बट अलॉट कितनी है अभी वर्तमान में? 545 सीटें। 545 सीटें। कितनी? 545 सीटें। अब देखो, इसमें से स्टेट को कितनी दी गई है? इसमें से स्टेट को कितनी दी गई है? 530 सीटें। राज्यों को कितनी? 530 सीटें। यूटीज को 20 सीटें। यूटीज को कितनी दी गई है? 20 सीटें। यूटीज को कितनी दी गई है? 20 सीटें, ठीक है। एवं 2 किसको दी गई है? एंग्लो इंडियंस, मतलब मनोनीत करता है AI, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। कितने? AI, एंग्लो इंडियंस। क्लियर? कितनी दी गई है? एंग्लो इंडियंस। अब देखो आगे, तो 530 सीटें किसको? राज्य को दी गई हैं। अब इसमें से जो यूटीज को कितनी दी गई है? 12 सीटें, 20 सीटें। 20 सीटों में से 13 सीटों को क्या होता है?
कंसीडर किया जाता है, 7 सीटें अभी भी इन पे खाली हैं, मतलब नहीं होती। तो 13 और 530 कितनी होगी टोटल सीटें यहाँ पे जो निर्वाचित हैं? 530 और 13, 530 और 13 543 सीटें, 543 सीटें। तो संसद के दोनों सदनों से कुल कितने हो गए? 233 और 543, टोटल 576। और एमएलए की पूरे देश की सभी राज्य विधानसभाओं में एमएलए की संख्या कितनी है? 4020। कितनी? 4020। अब 4020 और 4776 कुल कितनी आ गई टोटल? 4896। इतने मत हैं हमारे पास, वोटर्स हैं, सॉरी, कितने? 4896। ये कौन है? निर्वाचक मंडल बनता है इन लोगों से मिलकर। कितने लोगों से मिलकर निर्वाचन मंडल बनता है? 4896। ठीक है, 4896। अब निर्वाचक मंडल से या चुनाव से जुड़े हुए कुछ मुख्य प्रावधान जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूटीज विद लेजिस्लेटिव है, यूटीज विद लेजिस्लेटिव है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिनमें क्या है विधानसभाएं हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में या इलेक्टोरल कॉलेज में 1992 से शामिल किए गए 70वें संशोधन द्वारा, 70वें सीएए द्वारा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा कंसीडर किया गया इलेक्टोरल कॉलेज में किसको? यूटीज विथ लेजिस्लेटिव। ठीक है, यूटीज विथ लेजिस्लेटिव। प्रेजेंट में कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर 3 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अब आपके दिमाग में ये तो चीज आती है ना कि मान लो कि राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज है, चुनाव हो रहा है, जिस टाइम पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मान लो कि उस समय किसी राज्य की, सपोज करो उस समय किसी राज्य की विधानसभा विघटित हो, डिसॉल्व हो, तो क्या उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? क्या उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? या चुनाव के टाइम पर जो एमएलए या एमपी हैं वो क्या हो? अनुपस्थित हों, वोट नहीं दे पा रहे हों, तो क्या इस वजह से चुनाव को इलीगल ठहराया जा सकता है? राष्ट्रपति चुनाव को इलीगल ठहराया जा सकता है। या किसी वोटर्स की क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो, तो क्या इस वजह से चुनाव को अपूर्ण माना जा सकता है या इलेक्टोरल कॉलेज को अपूर्ण या रिक्त माना जा सकता है? तो ऐसे सवाल राष्ट्रपति, ऐसी जो प्रश्न है ना, वो एग्जाम्स में आते रहते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ऐसे इसी जगह पर फंसाता है। जैसे कि क्या कोई एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? हाँ, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, पर कब? जब वो जनता के द्वारा चुना गया हो, ना कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया हो। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्या एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, तो अगर आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं निर्वाचित होगा, निर्वाचित एंग्लो इंडियंस। ठीक है, निर्वाचित एंग्लो इंडियंस, ना कि मनोनीत एंग्लो इंडियंस। पर जैसे ही हमारे दिमाग में एंग्लो इंडियंस आता है ना, अरे ये तो मनोनीत है, बस अपन यही देखते हैं एंग्लो इंडियंस और क्या कर देते हैं? टिक नहीं। तो संविधान के आर्टिकल 71 में डिस्प्यूट यही है, आर्टिकल में डिस्प्यूट, ठीक है, विवाद। तो संविधान का आर्टिकल 71 कहता है चाहे किसी राज्य की विधानसभा डिसॉल्व हो,
चाहे जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो अपूर्ण हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा और राष्ट्रपति का चुनाव होगा। हाँ, अगर किसी राज्य के विधानसभा विघटित है तो जो उसके चुने हुए लोग थे, जो प्रेजेंट में क्या विघटित है, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे। ये केस उठा था, सुनो, 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो जब 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये केस उठा। तो ये ऐसा केस पहली बार गुजरात विधानसभा क्या है उस टाइम पे डिजोल्व थी, मतलब उसका विघटन हो गया। चिमनभाई पटेल थे जो करप्शन कांग्रेस के गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और जिसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे चिमनभाई पटेल। चिमनभाई पटेल पर करप्शन का केस लग गया, और जनता ने उसके खिलाफ आक्रोश, जनता ने उनके पास हड़तालें, आक्रोश और आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। बसें जलाई गई, चारों तरफ अफरा तफरी मची, ठीक है। क्योंकि 1973, उससे पहले 1 साल पहले 1973 के अंदर क्या हुआ था कि ऑयल क्राइसिस आ गया था। ऑयल क्राइसिस आने से, ऑयल क्राइसिस के साथ साथ देश में चीज़ों की महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गया था, महंगाई दर बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। और महंगाई के साथ साथ क्या हो रहा था कि जो देश में जहाँ पे जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ही अच्छे से पनप गया था, मतलब जो कांग्रेस के जो नेता थे वो सब भ्रष्टाचार में थे। तो जो चिमनभाई पटेल हैं वो, उनका नाम भ्रष्टाचार में है, ठीक है। तो जनता में आक्रोश फैला। तो उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि उसकी जो गुजरात की जो राज्य विधानसभा है उसको डिजोल्व कर दिया, विघटित कर दिया। अब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जैसे ही चुनाव हुआ तो संविधान में साफ लिखा था कि जब कोई भी जो विधानसभा है वो क्या है, डिजोल्व है, तो वो इलेक्टोरल मंडल या गण का उसके सदस्य पार्ट नहीं होंगे। किसी ने केस कर दिया कि जी क्या है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो फेयर चुनाव नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो क्या था, अपूर्ण था। क्योंकि गुजरात की जो राज्य विधानसभा है वो क्या है, डिजोल्व थी, तो अपूर्ण था। तो जिला न्यायालय था, अपेक्स कोर्ट था, अपेक्स कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव की जो डेट थी उसको आगे बढ़ाने का हुक्म दिया, वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है तब तक रोक दिया जाए, तब तक कि गुजरात में एक नई सरकार चुनकर नहीं आ जाए। अब जी अपेक्स कोर्ट का मामला था, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि किसी भी राज्य की विधानसभा अगर डिजोल्व हो चुकी है, अगर किसी भी राज्य की विधानसभा अगर डिजोल्व हो चुकी है तो उसके निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। उसके निर्वाचित सदस्य तो उस मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। तो नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कह सकता था फिर कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ठीक है, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो देखो ऐसी देश के अंदर 3 से 4 राज्य विधानसभाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए क्योंकि वो डिजोल्व थी। अब 1974 में ऐसी राज्य विधानसभा बनी गुजरात। क्योंकि देखो जब आप पढ़ोगे तो नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात में। नवनिर्माण मतलब जो चिमनभाई पटेल थे, चिमनभाई करप्टेड का केस लगा हुआ था, तो जनता भड़क गई और जनता भड़क जाने से
एक रौद्र हड़ताल और वो वगैरह भर चलाई गई, सरकारी आवास में तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़। तो इसको कहा गया नवनिर्माण आंदोलन। और नवनिर्माण आंदोलन के चलते राज्य की विधानसभा को कांग्रेस की हायर कमान कौन, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो राज्य विधानसभा, पहली राज्य विधानसभा कौन बनी, गुजरात बनी। फर्स्ट कौन बनी, गुजरात बनी। ठीक है, ऐसे जब 1982 का चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, 1982 का चुनाव हुआ, ज्ञानी जैल सिंह जी का चुनाव हो रहा था, ज्ञानी जैल सिंह का, या हो रहा था ज्ञानी जैल सिंह का। तो तब असम की क्या थी, असम की विधानसभा विघटित थी, तो उसने भी ज्ञानी जैल सिंह के उसमें क्या नहीं लिया, पार्ट नहीं लिया। ऐसे ही 1992 में जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो भी डिसॉल्व थी, क्योंकि 1991 में क्या है, बहुत सारी 1990 के दशक की, मतलब 90-91 इसमें क्या है, इंसर्जेंसी के मामले ज़्यादा हो गए, तो राष्ट्रपति शासन और वो सारी चीज़ें लगाई गई, तो उससे क्या है, विधानसभा डिसॉल्व कर दी। तो जम्मू कश्मीर ने क्या नहीं किया, राष्ट्रपति के पार्टी मतलब उसमें चुनाव में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव ने भाग नहीं लिया। कब, 1992 में। ठीक है, ऐसे ही 1992 में एक और राज्य था नागालैंड की भी जो राज्य विधानसभा थी वो थी क्या थी, डिसॉल्व थी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी विधानसभा है जिसने दो बार राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। तो देखो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2022 के चुनाव में, तो जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट है 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को यूटी तो बना दिया गया है, पर यूटी विद क्या बनाया गया है, लेजिस्लेटिव। ठीक है, यूटी विद लेजिस्लेटिव बनाया गया है। अभी तक वहां पे क्या नहीं कराए जा सके हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, और चुनाव ना होने के कई कारण हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक क्या नहीं हुए, चुनाव नहीं कराए गए। चुनाव ना होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, अब वो कारण जब हम जम्मू कश्मीर वाला कभी देखेंगे पार्ट, तब देखेंगे कि ये चुनाव क्यों नहीं कराए गए। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक क्या नहीं है, चुनाव नहीं हुए। जब चुनाव ही नहीं हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 2022 के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर ऐसी सेकंड है, एक पहले कब थी, 1992 में। तो जम्मू कश्मीर ऐसी सेकंड लेजिस्लेटिव है जिसने क्या नहीं किया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो आपको निर्वाचक मंडल या जो निर्वाचक से जुड़ी हुई सारी बातें लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसका जो डिस्प्यूट का निवारण करने वाला है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। कौन, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी परिस्थिति में रोका जा सकता है क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जा सकता, चाहे आंधी आए या तूफान आए या कुछ भी आए। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हमें एक नए राष्ट्रपति को चुनना होता है। हाँ, अगर जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है, अगर उसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लगेगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाती है, उम्मीदवार की मृत्यु, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया होती है, वो फिर से पुनः शुरू की जाएंगी, जैसे कि एक नए राष्ट्रपति की
लिए शुरू की जाती हैं, तो चुनाव तब भी नहीं रुकेगा। ठीक है। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था कि जो डिस्प्यूट होता है, जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन है तो उसमें क्या क्या डिस्प्यूट हो सकता है, कौन कौन उसमें क्या क्या कर सकता है, मैं देखते हैं। तो जैसे ही कोई भी राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है, उसका जो अंतिम निर्णय करता कौन है, अंतिम सुनवाई देता कौन है, अंतिम और केवल एक ही, कौन, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब डिस्प्यूट के लिए क्या होता है कि या तो खुद दूसरा उम्मीदवार जो अभ्यर्थी है, जो राष्ट्रपति अभ्यर्थी ही क्या कर सकता है, याचिका फाइल कर सकता है, याचिका रिट पिटीशन दायर कर सकता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, इलीगल है, या जो उम्मीदवार जीता है वो योग्यता या जो भी है फुलफिल नहीं करता। तो या तो कौन स्वयं कर सकता है, अभ्यर्थी जो खुद राष्ट्रपति पद के लिए क्या उम्मीदवार था, या 20 से प्लस अधिक जो निर्वाचक हैं, मतलब जो वोटर्स हैं, देने वाले एमएलए या एमपी, इनका 20 या इससे अधिक सम्मिलित रूप से जब याचिका दायर करेंगे, तब वो भी कब करनी है, जब राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति का जो विनर घोषित कर दिया जाए उस डेट से 30 दिन तक, 30 दिन तक। सपोज दैट जो वर्तमान राष्ट्रपति की जो जीत घोषित की जाएगी वो कब की जाएगी, 21 को, 21 जुलाई को क्या करा दिया जाएगा, परिणाम घोषित। तो 21 से 30 दिन तक आगे तक आप क्या कर सकते हो, याचिका फाइल कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 71 डिस्प्यूट निपटारा, ये सारी चीजें हो गई। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है, मान लो जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव प्रोसेस या प्रक्रिया में हमने क्या देखा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा।